नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टाई यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से क्लास नंबर 16 होने वाली है आज, जिसमें हम लोग देखेंगे एसी चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है, एसी चैप्टर चल रहा है आपका, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है ना। तो चलो देखते हैं कि आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपके सामने एक वेव फॉर्म दे दिया गया है और पूछा गया है कि ये वेव फॉर्म देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या ये केवल और केवल वोल्टेज का या फिर केवल रेजिस्टिव वेव फॉर्म है या कैपेसिटिव वेव फॉर्म है, या फिर जो ये ग्राफ बनाया गया है ये ग्राफ इंडक्टिव है। क्या नेचर है इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये चीज पूछा है क्वेश्चन में। देखो, हमने आपको बताया था जब साइनोसॉइडल वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैं आपको एसी चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाया था वहां पे बताया था आपको कि जो हमारा वोल्टेज है और जो करंट है ये दोनों सेम फेज में रहते हैं जब लोड हमारा रेजिस्टिव हो। जब हमारा लोड रेजिस्टिव रहेगा तो उस समय जो हमारा वोल्टेज होगा वो करंट के साथ सेम फेज में होगा। सेम फेज में होगा तो कैसे होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये मान लो ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया और ये आपके करंट का ग्राफ हो गया। ठीक, ये हो गया किसके लिए? रेजिस्टिव लोड के लिए। हमारा लोड इस समय कैसा था भाई? रेजिस्टिव लोड था। यही यदि मैं बात करूं कि हमारा लोड कैपेसिटिव हो तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा करंट होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा या फिर अग्रगामी होगा, है ना। कैपेसिटिव लोड में हमारा करंट लीड करेगा किससे? वोल्टेज से। कितना? 90 डिग्री। जब हमारा लोड कैसा हो? प्योरली कैपेसिटिव हो, है ना। तो यहां पे यदि मैं बात कर लूं फिर से, तो देखो ये हो गया हमारा वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्टेज का ग्राफ। अब यदि मैं बात करूं कि ये कैपेसिटिव लोड है, तो कैपेसिटिव लोड के लिए करंट का वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 90 डिग्री आगे से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री होता कहां है? यहां पे इसके बीच में ये π/2 होता है। π/2 ही तो 90 डिग्री होता है, और ये होता है आपका पाई। यहां पे भी लिख लो, ये आपका पाई है और ये है आपका 2π। ठीक है, ये बीच में कितना आएगा भाई? ये आएगा आपका π/2। ये आएगा आपका π/2 बोले तो 90 डिग्री, है ना। तो जो हमारा करंट का वेव फॉर्म होगा वो कहां से स्टार्ट होगा मेरे भाई? वो यहां से स्टार्ट होगा सर। वो कुछ यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा करंट का वेव फॉर्म। किसके लिए? ये कैपेसिटिव लोड के लिए हो गया। कैपेसिटिव लोड मतलब कि इस समय परिपथ में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तब ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहीं पे यदि मैं बात कर दूं कि यदि हमारा लोड इंडक्टिव हो तब क्या होगा? तब जो हमारा करंट है वो, देखो ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ है। जब लोड इंडक्टिव हो जाएगा तो उस समय करंट का ग्राफ यहां पे आ जाएगा और यहां से हमारा वोल्टेज स्टार्ट हो जाएगा। बस यही अंतर आएगा। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ ये दिख रहा होगा आपको, और ये दिख रहा होगा आपको करंट का ग्राफ। ये कितने देर बाद स्टार्ट हुआ है करंट का ग्राफ? ये 90 डिग्री बाद स्टार्ट हुआ है ना। तो यहां पे जो हमारा लोड होगा वो किस नेचर का हो जाएगा भाई? प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव रहेगा तो कैसा होगा भाई? प्योरली रेजिस्टिव रहेगा तो ये कुछ इस नेचर का होना चाहिए। तो प्योरली रेजिस्टिव तो नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, अब बोला है कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव सर्किट। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव सर्किट यदि होता तो हमारा करंट ही पहले स्टार्ट हो जाता और वोल्टेज बाद में होता। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, हाँ तो ये बात सही हो जाएगी इसमें, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट। ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव नहीं किया तो कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव होगा जिसमें हमारी करंट लीड करेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको ऑप्शन सी में ऐसा ग्राफ दिख रहा है, जो ग्राफ दिख रहा है उसका आंसर ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलो आगे देखें। बोला है कि 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलोवाट है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति कितना होगा? देखो, जो हमारा पावर है इसको हम लोग एक पावर ट्रायंगल से समझते हैं। पावर ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? वो समकोण त्रिभुज का में हमारा पावर ट्रायंगल बनता है। ठीक है,
समकोण त्रिभुज में हमारा पावर ट्रायंगल बनता है। तो देखो मैं यहाँ पे बना दिया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये जो पावर होता है, ये जो भुजा होती है, ये भुजा दर्शाती है अपरेंट पावर को। किसको दर्शाती है मेरे भाई? अपरेंट पावर को। ठीक है, ये जो भुजा है ये है एक्टिव पावर। भाई त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना, त्रिभुज की 3 आर्म्स होती है, तीनों आर्म्स अलग अलग पावर को डिनोट करती है। कौन कौन से पावर को डिनोट करती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव पावर। और ये कौन सा पावर है भाई? ये है हमारा रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, यहां पे एंगल ले लो थीटा। इसने बोल दिया कि आभासी शक्ति, आभासी शक्ति मतलब कि अपरेंट पावर, अपरेंट पावर की वैल्यू कितनी दे रखा है मेरे भाई? अपरेंट पावर की वैल्यू दे रखा है 5 एम्पियर। 5 सॉरी केवीए, केवीए एम्पियर नहीं, सॉरी केवीए। ठीक है, और जो हमारा ये रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर इसको निकालना है, इसको ही हम लोग कहते हैं प्रतिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशील। ठीक है, हिंदी में प्रतिक्रियाशील कहते हैं। अब सक्रिय पावर मतलब एक्टिव पावर का मान दे रखा है कितना? ये 5 हो गया, और ये दे रखा है आपको 4, ये 4 किलोवाट दे रखा है। निकालना कौन सा मान है? ये मान निकालना है। तो क्या आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं? पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, जहां पे कर्ण का मान यदि निकालना होता है तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू करते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करिए, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रिएक्टिव पावर का मान है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं सीधे सीधी लिख देता हूँ, इतना तो आप लोग लिख लेंगे, आसानी से उसको बना लेंगे। ठीक है भाई, ये कर्ण, ये कर्ण है तो लंब का मान यदि निकालना होगा तो कर्ण में से इसको घटाएंगे, है ना। तो ये कैसे वैल्यू होगी भाई? ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? ये 25 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। बोले तो ये √9 होगा। √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 kVAR, √3 kVAR। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है ये याद रखिएगा, VAR इसका यूनिट होता है। अपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है? KVA होता है। और एक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है? एक्टिव पावर का मात्रक होता है आपका वॉट, किलोवाट या फिर वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है KVAR। अब बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा मिस्टेक होगा कि दिखेगा आपको कि ये 5 है, ये 4 है, रिएक्टिव पावर का मान पूछा है तो 5 - 4 करो, 5 - 4 = 1 kVAR करके बहुत लोग आगे बढ़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 kVAR एकदम सही है। मे भी कि आपका जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है उसमें इसका आंसर गलत दिया है, शायद हमने एक बार देखा था, तो वहां पे आंसर इसका शायद 2 kVAR दिया था, जो कि एकदम गलत है ना। प्रतिक्रियाशील वैल्यू पूछा है ना भाई, रिएक्टिव पावर पूछा ही है, और देख ही रहे हो आप, ये रिएक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, तो रिएक्टिव पावर का मान यदि हमें निकालना है तो हमने फार्मूला भी यूज कर लिया, हर एक चीज हमने सही रखा है, तो ये 2 kVA कैसे होगा, है ना। यहाँ पे 3 kVAR एकदम सही आंसर इसके लिए। RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? हमेशा याद रखेंगे, अनुनाद की कंडीशन तभी होता है जब हमारा प्रतिघातीय प्रतिरोध धारितीय प्रतिरोध के बराबर हो जाए। प्रतिघातीय प्रतिरोध धारितीय प्रतिरोध के बराबर हो जाए, यही कंडीशन होती है रेजोनेंस की, अनुनाद की। ठीक है जी, रेजोनेंस की कंडीशन यही होती है, रेजोनेंस। ठीक, तो इसको हिंदी में यदि आप लिखना चाहें तो इसको एक्सेल को हम लोग कहते हैं प्रतिघातीय प्रतिरोध, और इसको कहते हैं धारितीय प्रतिरोध। तो देख लो यहाँ पे कहीं पे दिया है प्रेरकी प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर, हाँ यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है प्रेरकी प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो, प्रतिरोध के बराबर हो, तो ये हो जाता है हमारा रेजोनेंस की कंडीशन RLC सर्किट में। ठीक है, जब भी रेजोनेंस होगा तब सर्किट में XL = XC होना ही चाहिए। ठीक है, XL = XC यदि होगा तब जाके सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन, अनुनाद की कंडीशन बनेगी। ठीक,
अब अनुनाद क्या होता है इसको समझने के लिए आप एक बार देख सकते हैं ग्लोबल ITI का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पे अच्छे से बताया गया है, कोर्स कराया गया है आपको काफी एक्सप्लेन तरीके से, ठीक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं एक बार। चलिए, 3 कला 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? आपको वाटमीटर कौन सा पाठ्यांक दे रहा है? ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है, पाठ्यांक इसका ऋणात्मक हो चुका है। तो अब आप इसे सही करना चाहते हैं तो इसे सही कैसे करेंगे, कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, ये चीज पूछा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, आगत सिरों के संयोजन आपस में बदलने के लिए बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ इनपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल को चेंज करके क्या आप पॉजिटिव या फिर निगेटिव वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? एकदम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है जी, सॉरी। बाय डिस्कनेक्टिंग द कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल, करंट कॉइल को यदि आप डिस्कनेक्ट कर देते हो, यदि करंट कॉइल को डिस्कनेक्ट करोगे तो जैसे आपकी, मैं वाटमीटर में बात करूं तो करंट कॉइल कहां पे जुड़ी होती है? करंट कॉइल आपकी सीरीज में जुड़ी होती है, जो आपकी पोटेंशियल कॉइल है या जो आपकी प्रेशर कॉइल होती है वो पैरेलल में जुड़ी होती है, ठीक है, वो आपकी पैरेलल में जुड़ी होती है। ये होती है आपकी सीसी करंट कॉइल और ये होती है आपकी पीसी प्रेशर कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल, जिसमें सीसी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं लेकिन इसमें तार मोटा होता है, और पीसी में नंबर ऑफ टर्न अधिक होते हैं लेकिन इसमें तार थोड़ा सा पतला होता है। ये आपका वाटमीटर का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि धारा कुंडली को मीटर से 20 संयोजित करके, यदि आप इसको 20 संयोजित करेंगे तो इसमें क्या होगा भाई, यदि आप इसको 20 संयोजित करेंगे तो अब जो हमारा करंट होगा वो करंट ज्यादा से ज्यादा इस कॉइल से जाने लगेगा, और ये जो हमारा कॉइल है प्रेशर वाली कॉइल, ये ज्यादा रजिस्टिव होती है, ये ज्यादा रजिस्टिव नेचर की होती है, तो यहां से पावर फैक्टर तो बहुत ज्यादा नहीं सुधार पाएंगे आप, पावर फैक्टर यहां से आप नहीं सुधार पाएंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर, यस, कनेक्शन कॉइल जो हमारी प्रेशर कॉइल है, प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को यदि हम चेंज कर दें, यदि ये जो हमारी प्रेशर कॉइल है इस प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को चेंज कर दें थोड़ा सा, जो यहां पे कनेक्शन हुआ है इस कनेक्शन को यदि हम यहां पे कर दें तो बात कुछ बन सकती है, ठीक है। तब हमारा जो सर्किट का पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर थोड़ा सा बदल जाएगा, और जैसे पावर फैक्टर बदलेगा तो वाटमीटर की रीडिंग्स भी बदल जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को चेंज करके हम लोग इसके पाठ्यांक को सुधार सकते हैं, जो निगेटिव वैल्यू दे रहा था उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। ये कनेक्शन जो यहाँ पे है इस कनेक्शन को यदि हम यहां से कर दें तो फिर हमारा पाठ्यांक बदल जाएगा, ठीक है। चलो, ज्यावक्री एसी के एसी फॉर्म के लिए पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होगा? फॉर्म फैक्टर आपसे पूछा है साइनोसोडल वेव के लिए, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? होता है आपका आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, अपॉन एवरेज वैल्यू, जिसका मान साइनोसोडल वेव के लिए कितना होना चाहिए? जिसका मान साइनोसोडल वेव के लिए 1.11 होना चाहिए। इसीलिए जो हमारा लाइन का वोल्टेज होता है वो 11 के मल्टीपल में होता है, जैसे आपने सुना होगा 11 किलो वोल्ट, 22 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये केवल और केवल फॉर्म फैक्टर की वजह से ही होता है। ये इंटरव्यू का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपके जो भी इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज हैं वो 11 के मल्टीपल क्यों होते हैं? वो 11 के मल्टीपल इसी वजह से होते हैं, इसी फॉर्म फैक्टर की वजह से होते हैं, क्योंकि जो हमारी एसी सप्लाई है वो साइनोसोडल वेव में चलती है, और साइनोसोडल वेव में चलने के कारण उसका जो फॉर्म फैक्टर है 1.11 होता है। इसी वजह से जो हमारे वोल्टेज है वो 11 के मल्टीपल ही होते हैं, 11 के गुणांक होते हैं। मल्टीपल मतलब कि गुणांक में होते हैं, जैसे कि 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, ठीक है, 132 किलो वोल्ट। तो ये सभी के सभी क्या है? 11 के मल्टीपल है। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि ऐसे समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? अरे यार पारस्परिक ही क्या बोल दिया, हिंदी वाला छोड़ो इंग्लिश वाला पढ़ो इसका।
इंग्लिश में क्या बोला है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट, रेसिप्रोकल की बात किया है। ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा कहीं कहीं हिंदी कुछ ज्यादा ही टफ लिख देता है। देखो यहाँ पे पारस्परिक लिख दिया है ना, व्युत्क्रम लिखा हो तो समझ में आ जाता है रेसिप्रोकल का मतलब, है ना। इसने कहा है क्वेश्चन में कि 1/एक्सेल, 1/एक्सेल को क्या कहते हैं। देखो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक ही बार में पूरा समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबको एक ही बार समझ लेते हैं। जेड इक्वल टू आपने पढ़ा होगा आर प्लस जे एक्सेल, अक्सर आपने ये चीज देखा होगा एसी परिपथ में, ठीक है। एसी परिपथ में अक्सर आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। चलिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखता हूं। देखिए क्या, मैं लिख देता हूं इसको 1/z, किसके लिए, पैरेलल पाथ के लिए। बात किया है ना पैरेलल पाथ, समांतर, समांतर परिपथ के लिए यदि मैं लिखना चाहूं इसको, तो ये 1/z इक्वल टू हमने लिख दिया इसको 1/r प्लस 1/j एक्सेल। यदि मैं ऐसा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब देखो ये 1/z जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y, देखो अब यहां पे थोड़ा सा सबका नाम भी समझ लो। ये है हमारा इंपीडेंस, ये है हमारा इंपीडेंस, ठीक है। हिंदी में भी इसको इंपीडेंस ही कहते हैं मेरे भाई, अभी इतना हिंदी इंग्लिश मत करना आप लोग। ये है आपका प्रतिरोध, बोले तो रेजिस्टेंस, ये है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक्सेल क्या है, ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब कि प्रेरकी प्रतिघात है, प्रेरकी प्रतिघात है, ठीक है। इसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, समांतर परिपथ के लिए लिखा, तो अब ये मान बदल जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू, इसको लिख देते हैं हम लोग g, ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम लोग प्लस जे बी, ठीक है, जे बी। तो अब हमारा ये जो y है, ये y क्या बन जाता है, ये y को हम लोग कहने लगते हैं एडमिटेंस, इस y को हम लोग क्या कहने लगते हैं, एडमिटेंस, ठीक है। और g हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है कंडक्टेंस, ये क्या बन जाता है, कंडक्टेंस। और ये जो b है ये क्या बन जाता है, ये ससेप्टेंस बन जाता है, ससेप्टेंस, ठीक है। स्पेलिंग सही है, ससेप्टेंस की स्पेलिंग सही है। अच्छा सी ई छूटा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिला लेंगे आप लोग, सी ई, यू की जगह पे सी ई होगा, ससेप्टेंस, ठीक है। तो ये होता है आपका समांतर परिपथ के लिए। यहां पे इसका यूनिट ओम होगा, इसका भी यूनिट ओम होगा, इसका भी यूनिट ओम होगा। तो अब इनका मान यदि बदल दिया गया है, सब सारे ओम को यदि हमने बट्टा में लिख दिया, तो अब इन सभी का मान क्या होगा, इन सभी का मात्रक क्या होगा, इन सभी का मात्रक महो, इसका भी मात्रक महो, इसका भी मात्रक महो, सभी का मात्रक महो हो जाएगा। हमने यहाँ पे मान बोला है क्या, मात्रक, इन सभी का मात्रक ओम होता है, ठीक है, और इन सभी का मात्रक महो होता है। तो इस बात को भी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहां कंफ्यूजन बना ही रहता है हमेशा कि किसका मात्रक क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो ससेप्टेंस यहाँ पे एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चले आगे देखें, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया। देखो अभी पहला ही क्वेश्चन, आज के लेक्चर का पहला ही क्वेश्चन जो हमने आपको समझाया था, वो यही समझाया था कि वोल्टेज और करंट ये दोनों यदि सेम फेज में है, इसका मतलब है कि हमारे परिपथ में रेजिस्टिव लोड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे परिपथ में रेजिस्टिव लोड जुड़े हुए हैं, और यदि करंट लीड कर रही है, यदि करंट लीड कर रही है तो परिपथ में कहीं ना कहीं कैपेसिटिव लोड जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यदि करंट लैग कर रही है, मतलब करंट पश्चगामी है, तो हम उस सर्किट में कहीं ना कहीं इंडक्टर जुड़ा हुआ है, इंडक्टर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पे देखो, ये मान लेता हूं कि ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ है। दिख रहा है आपको कि जब हमारा वोल्टेज 90 पे गया, उस समय हमारा करंट भी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों सेम फेज में है। जब हमारा वोल्टेज पाई पे आता है, पाई बोले तो 180 डिग्री पे आता है, तो हमारा करंट का मान भी 180 डिग्री पे आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये दो ग्राफ है, ये डिनोट करना चाहता है कि वोल्टेज और करंट दोनों की वेव फॉर्म
सेम फेज में है। ठीक है, दोनों की वेव फॉर्म सेम फेज में है, तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, ये तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया यार। चलो आगे भी देख लेते हैं एक बार। करंट एंड वोल्टेज आर इन आउट फेज, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। करंट लैग्स बिहाइंड, ये भी गलत। करंट लीड्स, हाँ ए ऑप्शन ये एकदम सही है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे लोड की बात नहीं किया, सेम फेज की बात कर दिया, तो एकदम सही है ये। बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना एक बार जरूरी होता है। कुछ लोग इसमें ये कहने लगते हैं कि सर आप कंफ्यूज कर देते हो। मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप जहां पे भी एग्जाम देने जाओ, आईटीआई करे आईटीआई, तो आप पास हो ही जाओगे, इतना तो गारंटी। यदि आप ग्लोबल आईटीआई की टीम, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या ग्लोबल आईटीआई के परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आप आईटीआई पास कर ले जाओगे, ये गारंटी है। ठीक, लेकिन इसके बाद जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे, वहां पे क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपकी आदत बनाना चाहता हूं कि आपको सही आंसर पता भी चल गया तो भी एक बार पूरा चेक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, एग्जामिनर आपके जज्बातों के साथ खेल जाता है। ए ऑप्शन में छोटा सा एक माइनर मिस्टेक देगा और वहीं पे आप उसको ओवरलैप कर देते हो, कहते हो कि अरे हाँ एकदम सही दिया है, इसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी ए ऑप्शन हमारा सही होता है तो हम एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेते हैं कि बाकी का ऑप्शन भी एक बार चेक कर ले। ये हमारी आदत है, यही मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। यदि आप सीख जाए अच्छी बात है, ना सीखे तो कोई बात नहीं, ये आपकी आदत है। चलो, 2 वाटमीटर विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। 1 वाटमीटर की रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि 1 वाटमीटर की रीडिंग यदि पॉजिटिव से निगेटिव थी, निगेटिव से यदि हमें पॉजिटिव करना था, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि वाटमीटर के जो प्रेशर कॉइल है, प्रेशर कॉइल का कनेक्शन चेंज कर रहे थे, प्रेशर कॉइल का कनेक्शन चेंज कर रहे थे। जैसे कि यदि हमारी प्रेशर कॉइल यहां पे थी, यदि हमारी प्रेशर कॉइल यहां से थी, तो यहां से जैसे ही हमने इसको पलटा था, यहां पे, कहां पे, यहां से यदि हमने कनेक्शन कर दिया था इसका, तो आपने देखा था कि ये पॉजिटिव से क्या हो गया था, पॉजिटिव से निगेटिव बन गया था। सॉरी, निगेटिव वैल्यू दे रहा था, तो निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। यानी कि यदि इसका कनेक्शन चेंज करेंगे हम लोग, प्रेशर कॉइल का कनेक्शन चेंज करेंगे, तो वाटमीटर यदि हमारा दोनों वाटमीटर मिलके एक पावर को जोड़ के बता रहे थे, तो कनेक्शन चेंज करने पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू घटा के बताएगा। क्योंकि 1 वाटमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगी या फिर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। पहले देखो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। 2 वाटमीटर विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना की जाती है। देखो यहाँ पे बात क्या है, कुल शक्ति की गणना की जाती है, मतलब कि पहले जो हमारा वाटमीटर वो कौन सी वैल्यू दे रहा है, W1 प्लस W2 की वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है, कुल शक्ति की गणना ऐसे कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि वाटमीटर की रीडिंग उलटने के बाद, मतलब उसने उलट दिया, पलट दिया वाटमीटर को, 1 वाटमीटर को, तो अब ये जो रीडिंग है कैसा देगा, तो अब ये W1 प्लस W2 नहीं देके क्या देगा, W1 माइनस W2 देगा। अब ये वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, अभी आपने कुछ देर पहले भी इस चीज को समझा था काफी अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, W1 माइनस W2। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वाटमीटर का कनेक्शन पलटने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है, मतलब कि आपको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल वायर लगाना होता है। ठीक है, हाँ न्यूट्रल वायर की आवश्यकता पड़ती है। किस सिस्टम में, 3 वायर स्टार कनेक्शन सिस्टम में, या फिर 4 वायर स्टार कनेक्शन सिस्टम में, या 3 वायर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में, या 4 वायर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में। इसमें आपको एक अलग से न्यूट्रल पॉइंट देने की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब देखो आपने देखा था इससे पहले वाले क्लास में स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन को हमने बताया था, थोड़ा बहुत आपको स्टार कनेक्शन का, स्टार और डेल्टा का कनेक्शन समझाया था। नहीं याद है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं एक बार फिर से। देखो ये होता है आपका स्टार कनेक्शन, ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है आपका स्टार कनेक्शन, और ये होता है आपका डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन।
चलो अच्छी बात है। एक चीज हमने आपको एक्स्ट्रा इसमें ये बताया था कि स्टार कनेक्शन जो है इसमें आपको एक न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिलता है। ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल बिंदु। जो न्यूट्रल बिंदु डेल्टा में हमें कहीं नहीं देखने को मिलता है, डेल्टा में हमें कहीं नहीं देखने को मिलता है। इसलिए जब भी डेल्टा कनेक्शन आएगा तो उसमें न्यूट्रल के लिए हम लोग आर्टिफिशियल वायर लेके आते हैं, मतलब कि अलग से उसमें न्यूट्रल कनेक्शन करना पड़ता है। ठीक, कहीं कहीं पे तो इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, इसमें सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू थोड़ी सी अधिक होती है, सर्कुलेट होके यहाँ पे यदि करंट खत्म होने लायक है तब छोड़ देते हैं उसको वैसे। लेकिन यदि सर्कुलेटिंग करंट का मान ज्यादा है तो वहां पे न्यूट्रल यहाँ देना एकदम कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो अलग से न्यूट्रल कनेक्शन देने की आवश्यकता पड़ती है हमें डेल्टा कनेक्शन में। किसमें? डेल्टा कनेक्शन में। तो यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन की बात कहां पे किया है? 3 वायर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम, सी ऑप्शन में किया है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी तो डेल्टा कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप ये फोर्थ वाला ऑप्शन या डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं टिक कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें 4 वायर दे दिया है, 4 वायर दे दिया है। आप जानते हो कि आपके पास फेज कितने हैं? 3 ही तो है, आर वाई बी 3 फेज ही तो होते हैं। और चौथा वायर क्या कर रहा है यहाँ पे? तो चौथा वायर कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 4 वायर बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक न्यूट्रल वायर जुड़ गया है। ठीक है, इसमें 3 वायर के हैं, केवल आर वाई बी फेज ही है, केवल तीनों फेज ही हैं, तो इसमें हमें एक न्यूट्रल वायर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? फेज वोल्टेज आपको दे दिया है कितना? फेज वोल्टेज दे दिया है 240 वोल्ट। तो वी फेज कितना दिया है भाई? 240 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है? लाइन वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या संबंध होता है यार? √3 मल्टीप्लाइड बाई 240, बस ये मल्टीप्लाई कर दो। 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 240। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो, गुणा कर लो एक बार। चलो मैं यहाँ पे गुणा ही कर देता हूं क्योंकि हर बार छोड़ देने पे बात बनेगी नहीं। ठीक है, देखो 3003 4 12 3 2 6 6 6 7। ठीक है, 300 7 चौक 28 28 और 7 दूनी 14 14 2 16 100 और ये हो गया कितना आपका 2। चलो भाई मैं ऐड कर दिया फटाफट से, 8 7 15 हो गया, ये 4 2 6 हो गया, अच्छा 4 10 हो गया, 10 1 11 हो गया। ठीक है, और 2 3 3 1 4 हो गया, मतलब 415.42 415.20 415 वोल्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है 415 वोल्ट, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि फेज वोल्टेज आपका 240 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि लाइन वोल्टेज कितना होगा? लाइन वोल्टेज आपका 415 वोल्ट होगा, जबकि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये बात आप समझ पाए ना? यदि फेज वोल्टेज दिया रहेगा तो फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज में कैसे चेंज करेंगे? इस फार्मूले का यूज करके। ठीक है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या संबंध होता है? √3 इंटू वी फेज। ये फार्मूला आप जरूर याद कर लेंगे, ये फार्मूला याद रहेगा तो आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलो फॉर्म फैक्टर फिर से पूछ दिया। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा नाम अलग से लिख दिया है, कोई बात नहीं, यदि नाम अलग से लिखा है तो हम बस इतना याद रखेंगे कि जो हमारा एवरेज वैल्यू था वो कहाँ पे रहता है? वो बट्टा में रहता है, मतलब कि डिनोमिनेटर में रहता है, हर में रहता है, और आरएमएस वैल्यू अंश में रहता है। आरएमएस वैल्यू कहाँ पे रहता है? अंश में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये तो यहीं पे दिख गया यार, ए ऑप्शन में ही दिख गया। ठीक है, चलो ठीक है, ए ऑप्शन ही, बाकी को भी एक बार चेक कर लो। यहाँ पे एवरेज ऊपर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे भी एवरेज ऊपर दे दिया। हाँ, ए ऑप्शन एकदम सही है, इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ए इज द एकदम ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं आरएलसी से सर्किट के प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा? तो ये हमारा सूत्र हो जाता है जेड इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल सिमिलर एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल सिमिलर एक्सी का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, देखो ये जो सिमिलर की वैल्यू है ना, ये दर्शा रही है माइनस को ही डिनोट करता है, लेकिन ये दर्शाता ये है
ये माइनस नहीं बना कि ये इसलिए ऐसा बनाया है, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती रहती है। ये जो एक्सएल है और जो एक्सी है ये आपस में चेंज होते रहते हैं। जिसका मान अधिक होगा उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं और जिसका मान कम होगा उसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वैल्यू बनाई गई है। समझ गए ना, वो चिन्ह इसीलिए बनाया गया है। चलो आगे देखते हैं। 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर का ऋणात्मक पाठ्यांक देता है, 1 वाटमीटर यदि ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर क्या है? देखो 1 वाट मीटर जीरो कब होता है? जैसे 2 वाट मीटर मेथड में 1 वाट मीटर की रीडिंग जीरो कब आती है? जब हमारा वाट मीटर का फेज डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये कहिए कि उस समय उसमें पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाए, उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाए 60। यदि फेज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 60 हो जाए तो उस समय या उस कंडीशन पे जो हमारा 1 वाट मीटर होता है वो जीरो वैल्यू डिनोट करने लगता है। ठीक है, उसके बाद भी यदि आप वैल्यू बढ़ाते जाते हो, उसके बाद भी यदि आप वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हमारा 1 वाट मीटर जो है वो निगेटिव वैल्यू को देगा। मतलब कि फेज डिस्प्लेसमेंट यदि 60 डिग्री से अधिक होता जा रहा है तो अब हमारा जो वाट मीटर होगा वो निगेटिव वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है 0, 0.5। 0.5 पे क्या होगा भाई? 1 वाट मीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी। ठीक है, यूनिटी तो ये तो काश जीरो की वैल्यू को दिया, ये तो होगा नहीं। लेस देन 5, हाँ लेस देन 5 वाला ऑप्शन एकदम सही है। अच्छा एक बात और कि यदि फेज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 60 है तो आप एक बात और याद रखेंगे कि जब cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई? cos 60 की वैल्यू हो जाती है 0.5। 0.5 और cos 60 के बाद ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू धीरे धीरे घटने ही लगती है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है तो वहां से वैल्यू घटते 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 90 पे जाके जीरो हो जाती है ना। तो यहाँ पावर फैक्टर का मान कितना होना चाहिए? 0.5 से कम होना चाहिए। तो 0.5 से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 60 से आगे बढ़ता जा रहा है, 60 से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। बात किसकी किया है? 3 फेज की किया है। यदि सिंगल फेज की बात करता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, यदि ये बात सिंगल फेज की करता तो कलांतर हमारा कितना होता? 90 डिग्री होता। कलांतर 90 डिग्री होता। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे 3 फेज की, तो 3 फेज में कलांतर कितना होता है? 120 डिग्री होता है। अभी जो कुछ देर पहले हमने आपको 3 फेज का कनेक्शन दिखाया था, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, तो उसमें कितना कितना का फेज डिफरेंस होता है भाई? 120 120 120। ठीक है, तो ये 120 120 डिग्री एकदम सही आंसर है इसके लिए। 120 3 फेज के कनेक्शन में फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री होता है। चल किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहते हैं? ये तो क्वेश्चन दोबारा हो गया, बस तो इसका लिखने का तरीका बदल गया। हमने एक बार आपको बताया है कि जब हमारा प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो जाए तो यही हमारा कंडीशन होता है रेजोनेंस का, अनुनाद का। यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का गुण होता है? स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का हमारा क्या होता है? स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का गुण होता है? ये कहां से क्वेश्चन दे दिया है मेरे भाई? इस क्वेश्चन को ये आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसे चैप्टर का ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये दूसरे चैप्टर का नहीं है, ऐसे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। क्या बोला है कि स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? कितने परिमाण का गुण होता है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये इसके हिंदी वाले में हिंदी जो ट्रांसलेशन किया है ये गलत किया है। बोला है कि विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसमें से कौन सी ऐसी वेलोसिटी, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो एक कांस्टेंट, क्या बोला है कि विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यदि हो रही है मतलब कि कोणीय गति यदि हो रही है, इसमें गति कौन सी हो रही है? कोणीय गति हो रही है। तो इसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो स्थिर रहती है? जो स्थिर रहती है, ऐसे ये कोणीय विस्थापन, ये कोणीय गति है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी पे बोला है क्वेश्चन
कि एंगुलर वेलोसिटी पे इसमें से कौन सी ऐसी राशि है जो कांस्टेंट रहती है, तो वो होती है हमारी फेजर क्वांटिटी। ठीक है, हमने इसका हिंदी वाला सेक्शन पढ़ लिया था, तो हिंदी में कुछ गलत लिखा है, ये ट्रांसलेशन गलत है। ठीक है, इंग्लिश वाला, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप लोग इंग्लिश वर्जन पे ध्यान दीजिएगा। हमेशा कहीं भी पेपर देने जाइए तो इंग्लिश वर्जन देखिएगा। इंग्लिश यदि सही लिखा है तो वो क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से सही माना जाएगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको जोर देता हूं इंग्लिश पे। तो यहाँ पे आपकी फेजर क्वांटिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर कोणीय गति हो रही है तो उसमें हमारी जो फेजर क्वांटिटी है वो एट एनी पॉइंट दिस वैल्यू विल कांस्टेंट। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।